आंसर कि जो लास्ट रह गया है उसी के साथ बस की यात्रा। लेखक ने अपने और अपने मित्रों के साथ जो यात्रा के लिए वो गया था उसके बारे में बताया। उसने बस की हालत की का हमें वर्णन किया है कि बस कैसी थी, जिसके बारे में लोग क्या कहते थे कि इस बस में सफर न किया जाए तो अच्छा है। कि किस लिए? क्योंकि वो बस ही डाकिन डाकिन क्यों मानते थे कि वो स्वयं इतनी बुरी हालत भी थी, उसकी कंडीशन ऐसी थी कि उसमें सफर करने से लोगों की जान का खतरा था। तो जो भी व्यक्ति उस बस में सफर के लिए जाता था या जो जाना चाहता था तो आसपास के लोग एक बार उसको रोकने की कोशिश करते, पर लेखक को अपने मित्रों के साथ आगे जबलपुर की ट्रेन लेनी थी, वहां तक के स्टेशन तक पहुंचना जरूरी था। इसलिए वो उस बस में सफर करने को तैयार। जब लेखक ने पहली बार बस को देखा तो बस की हालत कैसी थी कि वो एक ऐसी कंडीशन में थी कि वो अपनी आयु से अधिक, यहाँ उसने उसके लिए शब्द लिखा है वयोवृद्ध। वयोवृद्ध कि उसकी जो वय आयु जो थी वो और अधिक लग रही थी, जितनी आयु की वो दिखाई दे रही थी उससे भी अधिक। क्योंकि उसमें कभी भी जो जो भी उस बस का मालिक था उसने कभी भी उसमें सुधार नहीं किया था, कि उसमें कभी भी उसको सुधारने की कोशिश नहीं की थी। तो इस इन सुधारों के ना होने के कारण वो बस जो थी वो अपनी आयु से भी अधिक बूढ़ी दिखाई दे रही थी। तो जब लेखक और उसके मित्र उस बस में सवार हुए तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही उस बस का इंजन स्टार्ट हुआ, बस में बैठते ही सबसे पहले जैसे ही उस बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो वो बस इतनी जोर से हिलने लगी कि उसकी कंडीशन जो थी वो पहले ही ऐसी थी। उसमें बैठते ही उनको उसके बारे में अंदाजा हो गया कि जैसे ही वो उस बस में बैठे तो इंजन के स्टार्ट होते ही वो इतनी तेजी से हिलने लगी कि लग रहा था कि वो स्वयं किसी बस में ना बैठकर इंजन पर ही बैठे हो। कि उस बस के कांच जो थे खिड़कियों के वो टूटे हुए थे। अब कांच टूटे थे तो लेखक ने यहाँ पर भी एक व्यंग किया है कि जो कांच बचे भी हुए थे, जो खिड़कियों के जिन खिड़कियों में कांच लगे भी हुए थे वो भी ऐसी इस हालत में थे कि उनसे बचकर उन्हें स्वयं बैठना था। कि कहीं कि ये ना हो कि वो कांच गिरकर उनके ऊपर आ जाए या वो किसी खतरे का सामना करें, तो उनसे बचकर उन्हें बैठना था। तो जैसे ही बस कुछ आगे बढ़ी, बस जिस खस्ता हालत में थी वो जैसे कि तैसे आगे बढ़ी, तो सबसे पहले उसके बाद इंजन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि लगा कि सीट और उसकी बॉडी जो थी वो आपस में असहयोग करने लगी। बस की जो बॉडी थी, बस का जो ढांचा था और उसकी सीट जिस पर लेखक और उसके साथी या अन्य यात्री बैठे हुए थे, बस चलते वक्त इतनी तेजी से हिल रही थी कि लग रहा था कि वो सीट पर ना बैठकर कि बॉडी पर ही बैठे हों। कि कभी लगता कि वो सीट के ढांचा हिला हुआ होने के कारण ये सीट जो है वो भी लगातार इतनी तेजी से हिल रही थी कि उस वो जगह जगह से उखड़ी हुई थी। और कभी लगता कि वो सीट को छोड़कर किसी बॉडी पर बैठे हैं और कभी लगता कि वो सीट अभी अलग हो जाएगी। पर कुछ दूर आगे बढ़ने पर सब उसके बाद क्या हुआ, पेट्रोल की टंकी में जिसके सहारे वो बस चल रही थी उसकी टंकी में छेद हो गया। तो ड्राइवर ने सारा पेट्रोल बाल्टी में निकाल लिया और अपने पास रख लिया और उसमें एक पाइप से डाल दी कि उसके सहारे से वो तेल इंजन में भेजने लगा। अब लेखक फिर एक व्यंग करता है कि उसको लगता है कि अब तो इसके बाद क्या होगा कि बस कंपनी का जो हिस्सेदार है वही लगता है कि इंजन को भी अपनी गोद में रख लेगा जैसी उसकी कंडीशन है, और वो उसे ऐसे पेट्रोल पिलाएगा जैसे माँ किसी छोटे बच्चे को दूध पिलाती है शीशी से। अब बस की रफ्तार 15-20 मील प्रति घंटा थी, पर उससे भी अधिक खतरनाक क्या था कि वो इतनी खराब हालत में चल रही थी कि वो कभी भी उसकी ब्रेक फेल हो सकती थी, उसका स्टीयरिंग टूट सकता था। तो जो दृश्य आसपास के लुभावने होते हैं, मन को आकर्षित करते हैं किसी यात्रा में, जो आसपास की प्रकृति जो है वो मन को अपनी तरफ खींचती है, ऐसा इस बस में सफर करने वालों के साथ नहीं था।
कि आसपास हरे भरे पेड़ अवश्य थे, उन पर पक्षी भी बैठे थे, पर फिर भी यात्री उसकी तरफ नहीं देख पा रहे थे। किस लिए? कि लेखक ने यहाँ पर बताया कि उसको हर आने वाला पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। कि वह क्यों उसको अपना दुश्मन समझता था? कि लगता था कि अभी किसी पेड़ के साथ बस इतनी जोर से टकराएगी, और इसलिए वो आने वाले दृश्यों को न देखकर बस उस बचाव के लिए, उस सुरक्षा के लिए चुपचाप बस में बैठा सफर कर रहा था। एक पेड़ से बस बच जाती, आगे निकल जाती, तो वैसे ही दूसरा पेड़ आ जाता, तो उससे बचने के लिए वो बस आगे बढ़ जाती। कि आगे एक झील थी, एक झील जिसमें ऐसा लग रहा था कि बस अगर किसी पेड़ से ना टकराई तो ये उस झील में अवश्य गिर जाएगी। फिर कुछ आगे चलने पर बस रुकी। अब ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें, तरह तरह के उपाय किए, बस नहीं चली। तो लगता था कि बस के सभी हिस्से जो थे वो आंदोलन पर बैठ गए थे। कि किस लिए? कि वो अब किसी भी तरह से चलने को तैयार नहीं। तब भी कंपनी का हिस्सेदार, बस की ऐसी हालत होने पर भी जो हिस्सेदार उसमें सफर कर रहा था, वो क्या कह रहा था अभी भी? कि नहीं जी, बस तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक इत्तेफाक कि अचानक से हुई घटना है कि ये बंद हो गई, नहीं तो ये तो हमेशा बड़ी अच्छे ढंग से चलती है। अब चांदनी रात हो चुकी थी, शाम को सफर कर रहे थे लेखक और उसके मित्र, और अब उनके सफर में रात हो चुकी थी। चांदनी, चांद की जो चारों तरफ चमक रही थी, उसमें बस जो थी वो बड़ी दयनीय, कि उसमें ऐसा लग रहा था उस पर एक दया सी उमड़ रही थी। क्यों? कि लगता था कोई वृद्धा, कोई बूढ़ी जो है, बुढ़िया महिला थक कर बैठ गई हूँ। और लेखक को अपने आप पर इस पर पश्चाताप हो रहा था कि वे क्यों इस बस पर सफर करने के लिए जा रहा है। कि लगता है इस बस की स्वयं हमें ही प्राणांत, इसका अंत हो जाएगा और इसकी अंत्येष्टि हमें ही करनी पड़ेगी। अब फिर भी हिस्सेदार ने क्या किया कि उस इंजन को खोला, उसको कुछ सुधारा, बस आगे बढ़ी, पर उसकी चाल जो थी अब फिर कम हो गई थी। कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, बस की जो हेडलाइट थी वो भी बंद हो गई, कि उसकी आंखों की ज्योति चली गई। और चांदनी रात में, उस चांद की चांदनी में जो बस सफर कर रही थी, कि उसमें ऐसा लग रहा था कि रास्ता टटोलकर टटोलकर खोजकर, के रास्ते को खोजते हुए बस सिर्फ रेंग रही थी, बड़ी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। अब आगे जब पीछे से कोई गाड़ी आ जाती तो वह एकदम रुक जाती और एक तरफ हो जाती, और क्या ऐसा लगता कि बस उस गाड़ी को क्या कह रही है कि बेटी, मेरी तो अब वह उम्र नहीं रही कि तुम जवान हो, तुम सफर कर सकती हो, मैं तो अब इतना सफर नहीं तय कर सकती, कि अब तुम निकल जाओ, मैं बाद में जाऊंगी। और एक पुल पर, एक छोटी सी पुलिया जिसके ऊपर अभी वो पहुंचे ही थे, कि एक टायर, कि अब बस का जो टायर था वो पंक्चर हो गया। तो वो टायर एकदम से पंक्चर होने के कारण बस जोर से हिली और रुक गई। अगर स्पीड में होती, अब लेखक यहाँ पर भी व्यंग कर रहा है कि अगर जो वो स्पीड में होती तो जिस तरह से बस रुकी थी वो अवश्य नाले में गिर जाती। अब लेखक ने, जब बस की ऐसी हालत होते हुए भी हिस्सेदार उस बस में सफर कर रहे हैं, यात्री तो यात्रियों को तो सिर्फ अनुमान या अंदाजा हो सकता है कि लोग क्यों इस बस में सफर करने के लिए रोकते हैं, पर हिस्सेदार उस बस की पूरी हालत जानते थे और फिर भी वो उस बस में सफर कर रहे थे। तो लेखक, जब ऐसी घटना घटित होती है तो लेखक एकदम से हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से, आदर भाव से देखता है कि ये वह व्यक्ति है जो टायरों की हालत जानता है, फिर भी जान हथेली पर लेकर, जान हथेली पर लेना कि मरने के लिए तैयार, कि उसको अपनी मृत्यु का भय नहीं है और वह अपनी मृत्यु के डर के बिना इस बस में सफर कर रहा है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। अब ऐसा क्यों कहा है उत्सर्ग की भावना? कि जिसमें बलिदान, के स्वयं के जीवन के प्रति लगाव नहीं है। तो ऐसे में के हिस्सेदार की ऐसी उत्सर्ग की भावना, ऐसे बलिदान की भावना मिलना कठिन है, जिसको स्वयं पता है कि वो इस बस में सफर कर रहा है, जिसको सुधारने के लिए उसने कभी खुद प्रयास नहीं किया, कभी पैसा नहीं लगाया। तो लेखक उसके साहस और बलिदान की भावना का, जब लेखक फिर एक व्यंग करता है क्या, कि उसने अपनी इस साहस
कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो मरने को तैयार है पर पैसा खर्चने को तैयार नहीं। उसका ये साहस और बलिदान जो है, उसका लेखक कह रहा है कि सही उपयोग नहीं है हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन, किसी ऐसे मूवमेंट का नेता होना चाहिए जो देश को सुधारने के लिए कार्य करे, कि क्रांति करने के लिए, किसी विरोध के लिए ऐसा आंदोलनकारी नेता होना चाहिए था इसको, कि जिसे न तो मृत्यु का भय है और ये साहस के साथ आगे भी जा सकता है। तो इसे लगता है कि इसने गलत जो है वो काम किया है, इसको किसी राजनीति में या नेता में शामिल होना चाहिए। अब अगर लेखक ये भी सोच रहा है कि अगर बस की स्पीड ज्यादा होती, वो नाले में गिर जाती, तो हम सब तो मर ही जाते। और इसके साथ साथ अगर ये हिस्सेदार उस स्थान पर पहुंचता जहां देवता जो थे बाहें फैलाए हुए हमारा इंतजार करते, तो वो इस पर्सन के लिए, इस व्यक्ति के लिए क्या कहते कि देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब अगर आ जाता है ये वाक्य किसने किससे कहा, तो किसने कहा? लेखक ने। किससे कहा? स्वयं से, अपने आप से, कि वो स्वयं अपने आप से कह रहा है। किसको देखकर? हिस्सेदार को देखकर। जब बस का टायर पंक्चर हो गया और बस जो थी कम स्पीड से चलने के कारण सिर्फ रुक गई, कि अगर लेखक को लगता है कि ये अपनी पूरी गति से चल रही होती तो ये अवश्य जिस तरह से रुकी है ये नाले में गिर जाती, और लेखक के साथ साथ यात्रियों के साथ साथ इस हिस्सेदार के भी प्राण जो थे वो चले जाते, और तब इसको इस बस के एक टायर के लिए अपनी जान गंवा देने पर ईश्वर भी शायद इसको के सम्मान देता। अब इस व्यंग के माध्यम से उसने अपनी बात स्पष्ट की है। अब जब वो बस फिर चली, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस को चला दिया गया। अब हमने वक्त समय, कि अब लेखक ने ये उम्मीद ही छोड़ दी कि हम के पन्ना समय पर पहुंचेंगे और वहां से जबलपुर के लिए हम एक और बस पकड़ेंगे जो हमें स्टेशन तक पहुंचा देगी, कि अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, कि पन्ना कभी भी, कि अब उसने कहा कि मैंने अपने जिस गंतव्य, जिस मंजिल तक पहुंचने की सोची थी, उसकी आशा जो थी वो छोड़ दी थी। और उसके साथ ही वो क्या कह रहे हैं कि मैंने पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, कि मुझे तो लग रहा था कि इस बस में अगर हम सफर कर रहे हैं हम तो कभी भी किसी भी जगह पर दोबारा पहुंच ही नहीं सकते, कि पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की, कि मैं कहीं किसी भी समय में कभी किसी भी स्थान पर पहुंचने की आशा जो था वो छोड़ चुका था। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरेगी और इससे सीधे उस लोक को प्रायण कर जाना है। प्रायण शब्द का अर्थ लिख लो, विदा, के विदाई। कि वो क्या कह रहा है कि वो हंसी में अब ये बात कर रहा है कि मैंने किसी भी जगह पर पहुंचने की बात, उम्मीद जो थी, आशा जो थी वो छोड़ दी थी, और मुझे ये अनुमान हो गया था कि मेरा जीवन जो है वो इसी बस में गुजरेगा। और क्योंकि शाम से चले रात हो गए और अभी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे, जो कुछ घंटों का सफर था वो काफी समय से वो अभी करे जा रहे थे, क्योंकि न तो बस की गति थी न तो उसकी हालत थी। तो इससे लेखक को लगा कि अब हम इस बस के द्वारा अगर कहीं पहुंचेंगे तो उस लोक को कि जहाँ मृत्यु के बाद पहुंचा जाता है, कि हम इस संसार से विदा लेकर केवल उसी लोक तक जा सकते हैं इस बस द्वारा, और कहीं नहीं। इस पृथ्वी पर तो उसकी कोई मंजिल नहीं है। उसे लगता था कि इस पृथ्वी, इस धरती पर तो ये कभी भी अपनी किसी भी मंजिल पर हमें पहुंचाने योग्य नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया था। बेताबी के उत्सुकता, कि अपनी मंजिल तक पहुंचने की जो उत्सुकता उस बस में बैठने पर उन्हें थी, तनाव के टेंशन जो उनको इस बात का तनाव था कि बस रुक रुक कर चल रही है, अब क्या होगा, अब इसके साथ कौन सी घटना घटित होगी, कि वो सब अब खत्म हो गया था। किस लिए? क्योंकि पता था कि बस की ऐसी हालत है और इसने इसी तरह से चलना है। हम बड़े इत्मीनान से, इत्मीनान आराम से, कि रिलैक्स होकर, कि बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, कि जिस तरह व्यक्ति अपने घर में आराम से बिना चिंता के बैठ जाता है, इसी तरह लेखक कह रहे हैं कि हम भी अब बिल्कुल आराम से बैठ गए। और चिंता जाती रही, कि जो भी परेशानी, जो चिंता थी कि हमें
पहले डर लग रहा था इस बस में बैठे, वो अब समाप्त हो चुका था और हंसी मजाक चालू हो गया, चालू होना, शुरू हो जाना। ये हंसी मजाक जो है वो अब दोबारा से शुरू हो गया था। किस लिए? क्योंकि लग रहा था कि अब हम किसी भी तरह से अपने सफर को समाप्त नहीं कर सकते। हरिशंकर परसाई ने इसमें बेटा एक व्यंग के माध्यम से उन लोगों पर गहरा प्रहार या चोट की है जो अपने लाभ के लिए, अपने मुनाफे के लिए कई बार दूसरे यात्रियों या दूसरे लोगों के जीवन से खेलने का कार्य करते हैं। कैसे? कि वो उस बस को ठीक कराने के लिए तैयार नहीं है, उस बस को सुधारने के लिए, उस पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं, पर उसमें सफर करके लोगों को ये दिखाना कि मैं भी इस बस में सफर कर रहा हूँ, तो ये बस जो है वो बड़ी अच्छी और सही ढंग से व्यक्ति को उसके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो ये लोग अपने मुनाफे या लाभ के लिए ऐसा करते हैं। हाँ जी, आप हैंड रेज करोगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करनी है। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? श्रद्धा, आदर भाव, सम्मान के लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए आदर क्यों पैदा हो गया था? लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहे थे। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति मन में श्रद्धा भाव पैदा हो गया। यस, वेरी गुड बेटा। इसमें हिस्सेदार की तरफ कब लेखक पहली बार देखता है? जब बस का टायर, जो अभी हमने पढ़ा है कि बस का टायर पंक्चर हो जाता है, तो उस समय लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव पैदा हो गया। और जो भी आंसर आपने बोला है कि उसी के साथ हमने ये भी बताना है कि बस में ऐसी हालत होते हुए भी एक टायर ठीक ना करवा सकते, क्योंकि उसने कहा जो दूसरा टायर बदला भी गया वो भी बुरी हालत में था, कि वो भी किसी भी समय पंक्चर हो सकता था। तो एक टायर ना बदल पाने के कारण वो हिस्सेदार उस बस को अच्छी कंडीशन में, कि अच्छी हालत में बताने को तैयार, और इसके साथ साथ सफर करने के साथ कि वो उसको खुद को भी जान को खतरा है कि वो ऐसी बस में सफर कर रहा है, पर यात्रियों का उत्साह बना रहे और उस बस की हालत को अच्छा बताने के कारण वो पैसा खर्चने को तैयार नहीं। ये सब देखकर लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति श्रद्धा या आदर भाव पैदा हो गया। अब लोगों ने इस बस में सफर ना, बेटा क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हम कर लेते हैं। मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी, आपने वो क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पर करने। लोगों ने इस बस में, कि शाम वाली इस बस में सफर न करने की लेखक को सलाह क्यों दी? निष्का। लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वह जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि वह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते। उनके अनुसार ये बस डाकिन की तरह थी। यस, वेरी गुड। सिया, सेम आंसर। यस सेम। जन्नत। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वह जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ रुक जाए, रात कहाँ बितानी पड़ जाए या फिर कब कोई दुर्घटना हो जाए, बस का कोई कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह थी। यस, कि बस जो थी वो डाकिन की तरह थी। किस लिए? कि जिस प्रकार डाकू जो है किसी का सब कुछ लेकर उसे समाप्त कर देते हैं, तो ये बस ही, इसी बस को उन्होंने डाकिन कह दिया। कि कोई समझदार सयाना आदमी इस बस में सफर नहीं करता, क्योंकि बस की हालत देखकर
उसके सफर के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इसलिए लेखक को उसके आसपास के लोगों ने ये सलाह दी कि इस बस में सफर करना खतरनाक है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी व्यक्ति को मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। जैसे सारी बस ही इंजन हो या हम इंजन के भीतर बैठे हो। लेखक को ऐसा क्यों लगा? निवी निवी लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि आमतौर पर जब बस चालू होती है तो सिर्फ उसका इंजन ही हिलता है, परंतु जिस बस में लेखक सफर कर रहा था वह जब चालू हुई तो पूरी बस जोर से हिलने लगी और लेखक और उसके मित्र आगे आगे को जा रहे थे, इसलिए उसे लगा जैसे वो इंजन के भीतर बैठे हों। क्योंकि बस की हालत कैसी थी कि बस की हालत बहुत बुरी थी, और उस बस का जब इंजन चला तो लेखक को ऐसा लगने लगा, क्योंकि बस इतनी तेजी से हिलने लगी, उसके सारे पार्ट्स जो थे, उसके सारे हिस्से जो थे वो आपस में सहयोग करते हुए नहीं चल रहे थे। तो लगा पूरी बस हिलने से तेज स्टार्ट होने के साथ 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 लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि वो इंजन के भीतर ही बैठा हो। इसलिए लेखक ने ये वाक्य कहा, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई? ये वाक्य पहले तो मुझे ये बताओ किसने कहा? कोई भी स्टूडेंट? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है, ये किसने कहा था? मैम लेखक हरिशंकर बस परसाई के ने कंपनी कंपनी के कंपनी के हिस्सेदार हिस्सेदार को मैम लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को किसने कहा था? लेखक ने। अब लेखक को क्या सुनकर हैरानी क्यों हुई? यस, और कोई स्टूडेंट? मैम यस बेटा बोलो। ईशा? मैम फिफ्थ आंसर के लिए किया था। फिफ्थ आंसर के लिए। हाँ जी, जय गुप्ता बोलोगे आप? आरुष? आरुष? गुड मॉर्निंग मैम। यस बेटा, गुड मॉर्निंग, बोलो आंसर। लेखक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई कि ऐसी बस अपने आप चलती है? क्योंकि उसे ये जन्नत? मैं जन्नत बोलो। जन्नत म्यूट करो बेटा। बस की हालत देख के लेखक को आश्चर्य हुआ कि यह बस अपने आप कैसे चल सकती है। देखने से लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो ये सुनकर लेखक को हैरानी हुई, क्योंकि उसके मित्र और लेखक जो थे वो ये बस को देखकर अनुमान लगा रहे थे कि इस बस को चलाने के लिए हो सकता है कि उन सबको मेहनत करनी पड़े कि ये अपने आप कैसे चल सकती है। पर जब बस के हिस्सेदार ने कहा कि ये अपने आप चलती है और फर्स्ट क्लास चलती है, तो ये सुनकर लेखक को हैरानी हुई, क्योंकि सबसे पहले उसकी बाहरी कंडीशन ने उसने देख ली थी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को, अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लेखक प्रकृति का आनंद क्यों नहीं ले पा रहा था? अगर वहां पर पेड़ न भी लिखे हुए तब भी लेखक प्रकृति का आनंद क्यों नहीं ले पा रहा था, या पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? सिया? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि
कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। यस, और इसके साथ में इसकी बैक एक्सरसाइज के ये भी वाक्य करवा रही हूँ आपको। अनेकार्थी हमारे सिलेबस में है। अनेकार्थी याद है सबको जो हमने किए थे? यहाँ पर 3 शब्द हैं, बस, वश और बस। 3 शब्द हैं। इनमें पहले में बस जो है वो किस लिए? बस सवारी का साधन, कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करती है। वश शब्द किसी को अपने वश में करना, काबू में करना, कि राम जादूगर ने जादू से सभी को हिप्नोटाइज कर दिया, तो उसको हम क्या कह देते हैं? वश में कर सबको एक तरह से सम्मोहित कर दिया। जादूगर ने अपने जादू से सबको वश में कर लिया, किसी को अपने काबू में करना। थर्ड शब्द है बस, के बस के लिमिट खत्म हो गई, कि मैंने खाना खाने के लिए बस कर दी, कि मैं बस इतना ही खाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। कि तीनों के अर्थ क्लियर? ऐसे ही आपको अभी लिखो जल्दी अपनी नोटबुक पर या बुक पर लिख लो, जिन शब्दों की आपने कम से कम 2 वाक्य बनाकर अनेकार्थी शब्द, जिनके 2 वाक्य बनाकर अलग अलग उसको डिफाइन करना है, कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए वाक्य के द्वारा ही। फर्स्ट लिखो पत्र। पत्र, इसके 2 वाक्य बनाने हैं आपने और दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट है लाल। लाल पत्र और अंबर, 3 शब्द लिखवाए हैं मैंने। असाइनमेंट में ये मैंने नहीं दिया होगा आपको, मैंने अभी लिखवाया है कि आप ये अभी करोगे। जल्दी से मुझे और कॉपी के साथ चेक करने के लिए भेजोगे तो मैं एक बार पढ़ूंगी। अभी करो जल्दी, इन तीनों के अर्थ स्पष्ट हो जाएं वाक्य बनाने के बाद। यस, अब हैंड रेज करोगे जिस स्टूडेंट ने लिख लिए हैं। फिर से बोल देती हूँ, पत्र, इसके 2 सेंटेंस बनाओ और दोनों अलग अलग होने चाहिए। और सेकंड है लाल, इसके भी 2 सेंटेंस बनाओगे, दोनों अलग अलग। और थर्ड वाक्य है अंबर। आरोश लिख लिया आपने? आरोश पत्र का एक सेंटेंस बोलोगे, आपने क्या बनाया? कल शाम को राहुल ने मुझे एक पत्र भेजा था। इसका अगर ब्रैकेट में अर्थ लिखोगे तो मैम इसका मीनिंग ये वाले का चिट्ठी है। हाँ, इस वाले में चिट्ठी है। सिया, सेकंड वाक्य पत्र का आपने और कौन सी? मैम, कल मैंने समाचार पत्र पढ़ा। ये तो वही हो गया ना, पत्र। अब समाचार पत्र एक ही शब्द के अलग वाक्य। समाचार पत्र भी सही है, पर इसका एक और पत्र का मैंने आपको अर्थ बताया था जब अनेकार्थी करवाए थे। और कोई स्टूडेंट हैंड रेज करो। जन्नत पेड़ों के पत्र झड़ रहे हैं मैम, इसमें पत्र का अर्थ पत्ता। सिया लिख लो वो भी, पेड़ों के पत्र झड़ रहे थे, या पेड़ से, सिंपल भी कर सकती हो एक वचन में, पेड़ से पत्र गिर गया। ये पत्र ब्रैकेट में लिख लो पत्ता। निष्का, लाल शब्द का एक वाक्य बनाओ। मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। इसमें ब्रैकेट में लिख लो रंग, मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। हाँ जी, और स्टूडेंट हैंड रेज करो। नेक्स्ट, सहजप्रीत, लाल शब्द का एक और वाक्य बनाओ।
मैम लाल का मैम दूसरा मीनिंग मैम एक रंग भी एक बेटा भी होता है ना। दूसरा बेटा। बेटा। मैम बेटा। वाक्य बनाओ बेटा। राम ने वाक्य बनाओ। मैं बनाऊं? बनाओ। कृष्ण जी यशोदा जी के लाल थे। कृष्ण यशोदा जी के लाल थे। जब आपको अर्थ क्लियर है सहजप्रीत, तो वाक्य भी बेटे अपने आप फ्रेम करने की कोशिश करो। माहिब अंबर का एक वाक्य बनाओ। पक्षी अंबर में उड़ रहे हैं। पक्षी अंबर में उड़ रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखो आकाश। हाँ जी। पार्थ, गैरी, अमनदीप, तीनों में से कोई भी स्टूडेंट अंबर का सेकंड सेंटेंस बनाएगा। मैम। यस मैम अंबर का मैम दूसरा मीनिंग होता है मैम वस्त्र, और राम ने लाल रंग के अंबर पहने हुए थे। यस वेरी गुड। दूसरा अर्थ है वस्त्र। क्लियर है कि ऐसे आपको अनेकार्थी शब्द वाक्य बनाने के लिए भी आ सकते हैं। ये सभी आपने अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं जो मैंने अभी लिखवाए हैं। याद रहेगा, असाइनमेंट भेजूंगी, उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो लिखोगे। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है